नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज आप सभी के समक्ष हम सभी काफ़ी मतलब कृतार्थ हैं कि आज हमारे समक्ष जो पर्सनैलिटी हमारे साथ हैं वो आज के पूरे सेशन में आपका इस प्रकार मार्गदर्शन करेंगे और ऐसा दिशा निर्देशन करेंगे कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन या केंद्रीय विद्यालय से संबंधित जो भी प्रक्रियाएं रहती हैं इसके बाद कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। जी हाँ, आज हम और कोई नहीं, केंद्रीय विद्यालय की, किसी भी केंद्रीय विद्यालय की जो सबसे उच्च पद होता है यानी कि प्राचार्य पद जो होता है, अभी प्राचार्य श्री N.K. सोनी जी का मैं स्वागत करता हूं हमारे प्लेटफॉर्म पर कि वो आज अपना कीमती समय में से आज अपना समय निकाल करके उन्होंने कुछ कीमती समय हमें दिया और आज उन्होंने हमसे ये वादा किया है कि वो आज इस प्लेटफॉर्म पर हम सभी का मार्गदर्शन करेंगे और जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो इस समय केंद्रीय विद्यालय के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो इनसे लाभान्वित होंगे। आज हम जो बातचीत करेंगे उसमें हम प्राचार्य श्री N.K. सोनी सर से उन सभी बातों को जानने की कोशिश करेंगे कि केंद्रीय विद्यालय किस प्रकार कार्य करता है, केंद्रीय विद्यालय में किस प्रकार की चीज़ें चलती हैं, केंद्रीय विद्यालय में जब हम रिक्रूट होते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर होता है, इंटरव्यू में किस तरीके की चीज़ें पूछी जाती हैं, क्योंकि N.K. सोनी सर प्राचार्य पद की भूमिका में कुछ समय पहले की बात नहीं है, ये बहुत समय पहले की बात है और काफ़ी लंबे अनुभव के साथ आज ये हमारे साथ है। कई सारे केंद्रीय विद्यालयों में प्राचार्य के पद पर इनका अनुभव है और फिलहाल ये केंद्रीय विद्यालय पानागढ़ जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है वहाँ से विराजमान, वहाँ के ऑफिस से विराजमान आज हमसे बातचीत के लिए जुड़े हैं। तो नमस्कार सर, आपका मैं मेंटल स्टैटिस्टिक्स प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ और आज क्योंकि स्टेज आपका है तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आज अपना इंट्रोडक्शन आप एक बार खुद दें जिससे बच्चे भी लाभान्वित हों और हो सकता है कि जो छात्र अभी आपको देख रहे हैं उनमें से कुछ छात्र आपके विद्यालय में भी पोस्टिंग लेकर के आए तो उस समय उनकी एक अलग ही छवि होगी, उनसे एक अलग ही बात होगी। सो आपसे दरख्वास्त है कि आप एक बार अपना इंट्रोडक्शन दें। नमस्कार सर जी, नमस्कार साथियों। मैं नंद किशोर सोनी, प्रिंसिपल केंद्रीय विद्यालय पानागढ़ में पदस्थ हूँ। ये एक आर्मी बेस में एक विद्यालय है और कोलकाता रीजन के अंतर्गत आता है। दुर्गापुर सिटी के पास में है। दुर्गापुर और वर्धमान दो पश्चिम बंगाल के जिले हैं, इनके ठीक बीचों बीच ये विद्यालय जीटी रोड पर स्थित है और करीब 30 वर्ष मुझे शिक्षा के क्षेत्र में हो गए हैं। 92 से 2002 तक मैंने विभिन्न प्राइवेट स्कूलों में प्राइमरी टीचर, एचएम और सेकेंडरी टीचर के रूप में काम किया और 2002 में मैंने पहले ही प्रयास में पीजीटी हिंदी के पद पर चयन होकर 2002 से 2012 तक करीब 10 वर्ष केंद्रीय विद्यालय में पीजीटी हिंदी के पद पर काम किया और वैसे ही पहले ही प्रयास में प्राचार्य के पद पर चयनित होकर अभी मुझे 11वां वर्ष चल रहा है। इसमें मैंने केंद्रीय विद्यालय उड़ीसा में एक जगह है संबलपुर के पास बरगढ़, वहाँ केंद्रीय विद्यालय में 3 साल काम किया। करीब 7 साल से ज़्यादा समय तक एक ही विद्यालय मध्य प्रदेश के राजगढ़ में काम किया, भोपाल के पास जो है। और अभी मैं पिछले 6 महीनों से स्थानांतरित होकर केंद्रीय विद्यालय पानागढ़ में कार्यरत हूँ। अरे वाह सर, मतलब व्यक्तित्व के साथ साथ गुण के भी धनी हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आज हमें बहुत फ़ायदा होगा आपसे बात करके। सर, केंद्रीय विद्यालय में एज अ टीचर, जैसे कि आपने बताया कि इससे पहले भी प्राइमरी टीचर के रूप में भी, एचएम के रूप में भी, पीजीटी के रूप में भी और अब प्रिंसिपल के रूप में सभी पदों पर आपका अनुभव है और उसके बाद अभी आप प्राचार्य हैं। तो ऐसी स्थिति में एक केंद्रीय विद्यालय किस प्रकार काम करता है और एक प्राचार्य के रूप में आप केंद्रीय विद्यालय को किस प्रकार देखते हैं और एक शिक्षक के रूप में उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं, सर आप अपने अनुभव से अगर आप एक बार बताएं तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, केंद्रीय विद्यालय विश्व में एक अनूठा संस्थान है जो करीब 1250 लगभग विद्यालय आज की तारीख में रन कर रहा है और लाखों विद्यार्थी है। 50,000 के आसपास का इनका स्टाफ होगा और सबसे बड़ी बात यह है केंद्रीय विद्यालय की कि यह एक पेस सेटिंग इंस्टीट्यूशन है, निरंतर गतिशील संस्था है और लगातार इसमें बहुत सारे नए नए प्रयोगों के साथ शिक्षा जगत में जो भी लेटेस्ट
कोई भी उन्नति होती है उस सब का प्रारंभ ये मान लीजिए कि केंद्रीय विद्यालय से ही होता है। और सीबीएसई है, एनसीईआरटी है, भारत सरकार है, जितने भी नई शिक्षा नीति हो या नए नियम लागू करना हो विद्यार्थियों की इसमें, तो उसका केंद्रीय विद्यालय को इस मामले में सर्वश्रेष्ठ मानती है। केंद्रीय विद्यालय की एक बड़ी खासियत ये है कि कोई भी कर्मचारी शिक्षक के रूप में या किसी भी रूप में जब केंद्रीय विद्यालय को एक बार ज्वाइन कर लेता है, तो समझ लीजिए कि उसका भविष्य, यदि वो ईमानदार है, कर्तव्यनिष्ठ है, तो हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाता है। और थोड़ा भी मेहनत अगर कोई केंद्रीय विद्यालय का शिक्षक पूरी ईमानदारी के साथ करता है, अच्छे परिणाम देता है, तो लगातार 3 साल तक अच्छा काम करने के बाद लगातार पदोन्नति के बहुत सारे अवसर केंद्रीय विद्यालय में मिलते हैं। यहाँ तक कि मैंने ऐसा भी देखा है कि केंद्रीय विद्यालय में ही सब स्टाफ एलडीसी या बागवानी का काम करने वाले भी प्रिंसिपल तक पहुंचे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर तक भी चांस रहते हैं, और कई शिक्षक जो प्राइमरी टीचर थे ज्वाइंट कमिश्नर तक भी पहुंचे हैं। तो ये एक मात्र ऐसी संस्था मुझे लगती है जहां बिना किसी रिश्वत के, बिना किसी भेदभाव के, 100% ईमानदारी के साथ में लोगों के साथ न्याय होता है, न्याय किया जाता है। तो इस संस्था में शिक्षक होना अपने आप में गौरव की बात है, और प्राचार्य के पद तक या अन्य किसी तक भी पहुंचना एक सौभाग्य की बात है, ऐसा मैं समझता हूँ। जी सर, जी सर, बिल्कुल आपके शब्दों में 100% सच्चाई है। मैंने भी केंद्रीय विद्यालय में 5 साल काम करके ये चीज़ तो समझा है, और एक मोटो बच्चे भी बोला करते हैं, टीचर भी बोला करते हैं, वंस अ केवीएन ऑलवेज अ केवीएन। तो ये चीज़ मैं भी मानता हूँ। और जब केवी शब्द या फिर कभी भी किसी बच्चे को कहीं पे भी सड़क पर या यहाँ वहाँ आते जाते एक ड्रेस में देखता हूँ, तो ऐसा लगता है कि पूरे पूरे भारत में कहीं पर भी केंद्रीय विद्यालय का बच्चा देखा तो वो केंद्रीय विद्यालय का ही बच्चा रहता है, वह किसी एक केवी नहीं, पूरे संस्थान को रिप्रेजेंट करता है। और उसका जो गौरव है मैंने भी उसको जिया है, और वाकई में सर आपकी बातों में पूर्णतः सच्चाई है। सर, केंद्रीय विद्यालय में जब अभी रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर चलता है, तो उस प्रोसीजर के दौरान साक्षात्कार, इंटरव्यू का एक बड़ा ही अहम रोल है। और इस बार जो केंद्रीय विद्यालय में इंटरव्यू की जो प्रक्रिया रखी गई है, उसके अंदर इंटरव्यू के भी 2 हिस्से किए गए हैं, एक सामान्य इंटरव्यू और उसके साथ टीचिंग डेमो। दोनों को ही लगभग 50-50% की वेटेज दी गई है। पूरा जो इंटरव्यू है वो 60 अंक का है, और कंप्लीट इंटरव्यू की जो वेटेज टोटल रैंकिंग में है उसमें 30% का वेटेज है। तो ऐसे में 60 अंकों का जो इंटरव्यू होना है उसमें 30 अंक का सामान्य साक्षात्कार और 30 अंकों का टीचिंग डेमो है। तो ऐसे में आपका अनुभव केंद्रीय विद्यालय में काफ़ी समय से कॉन्ट्रैक्ट का इंटरव्यू और साथ जो पैनल इंटरव्यू है उसमें भी रहा है। तो ऐसे में किसी एक एस्पिरेंट, यदि आपके सामने यदि कोई एस्पिरेंट आता है, तो आप सबसे पहले उसमें क्या देखते हैं, या फिर आपका अनुभव क्या कहता है? और अभी जो इस समय भावी उम्मीदवार केंद्रीय विद्यालय में लगने के लिए इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत बढ़िया बात है। मैं ऐसा कुछ अलग से बताने नहीं जा रहा हूँ। मैं शायद जो कुछ बताऊंगा वो लिखित परीक्षा के लिए जो सिलेबस तय किया गया था उसमें भी किसी न किसी रूप में मौजूद है। और जैसा आपने बताया कि ये 60 अंक का साक्षात्कार अगर है, तो इसमें 30% अगर ये मार्क्स टीचिंग के देंगे, तो ये 50-50 नहीं होगा, 30-30। मुझे लगता है कि अगर 30% है तो 60 आ, अंकों का 30% वेटेज होता है 18 मार्क्स। 18 मार्क्स इनके टीचिंग के रहेंगे, और बाकी 42 मार्क्स से वो साक्षात्कार के सर होंगे। माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर एक कोई क्लैरिफिकेशन बात देना नहीं, कोई चाहूँगा। बात नहीं, ये हाँ, ऐसा हो जाता है। हाँ, पर मेरा है कि अगर सर, 70-30 सर, का रेशो है तो वो ऐसा रहेगा। और अगर ऐसा रहता है तो ये 18 अंक जो है अपने आप में सारा खेल इन्हीं पे डिपेंड होगा, ये समझ लीजिए। क्योंकि अल्टीमेटली केंद्रीय विद्यालय में सबसे ज्यादा जो प्राथमिकता दी जाती है, और केंद्रीय विद्यालय नहीं, किसी भी विद्यालय में जो प्राथमिकता दी जाती है वो जाती है टीचिंग क्वालिटी की, कि बच्चे कितने सेटिस्फाई है, और शिक्षक विद्यार्थियों के बीच में जो कुछ भी कंटेंट पढ़ा रहा है उसको कितना आसानी से सबके समझने लायक बना देता है। मेन चीज होती है लर्निंग। ये लर्निंग एंश्योर करने की कला किस शिक्षक में कितनी है, इसका तो असली मैदान जो है वो है कक्षा है। और कक्षा में जब शिक्षक अपने वक्तव्य देता है, जब वो अध्यापन करता है, तो विद्यार्थियों को कितना अपनी तरफ आकर्षित करता है, और कितने विद्यार्थी उसकी बात को समझ करके
कितनी आसानी के साथ निर्भय और निडर होकर उसके साथ प्रश्न करते हैं, और कितना आसानी से वो बच्चों को सरलता और सहजता के साथ उन प्रश्नों का समाधान करता है। ये एक बहुत ही श्रेष्ठ और अच्छे शिक्षक की विशेषता है। तो ये सारी शिक्षक की जो विशेषताएं हैं, ये देखी जा सकती है क्लासरूम टीचिंग के दौरान। ये जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, ये शिक्षक की कितनी इफेक्टिव है, कितनी इंटरेक्टिव है, ये कितनी कम्युनिकेटिव है, और ये कितनी जो है मीनिंगफुल है, इन सब चीजों की परीक्षा क्लासरूम टीचिंग में होती है। इससे ये भी पता चलता है कि एक शिक्षक कमजोर बच्चों को किस दृष्टिकोण से देखता है। जिन बच्चों को प्रश्न समझ में नहीं आया, जो संकोच कर रहे हैं, जो बच्चे शिक्षक के साथ बात नहीं कर पा रहे हैं, उन बच्चों से चर्चा करके उनका भी हौसला बढ़ाने वाला, उनका समाधान करने वाला और उनको प्रोत्साहन देने वाला शिक्षक जो है कैसा होता है, ये क्लासरूम टीचिंग से ही पता चलता है। तो क्लासरूम टीचिंग का जो रोल है इसमें, वो बेहद महत्वपूर्ण है। मैं तो ये समझता हूँ कि चाहे लिखित परीक्षा में कितने ही अच्छे अंक आए हो और आप साक्षात्कार में बोल भी कितना ही अच्छा लेते हो, लेकिन अगर आपने क्लासरूम में जाने के बाद अगर आपका जो आत्मविश्वास गड़बड़ाया, आप बच्चों को प्रभावित नहीं कर पाए और अपनी शिक्षण कला से, अपनी टीचिंग क्वालिटी से जो देखने वाले पैनल है सामने बैठे हुए हैं, उनको प्रभावित नहीं कर पाए, तो आपका जो साक्षात्कार के जो मार्क्स है, मुझे लगता है वो भी प्रभावित होंगे। अगर कोई भी व्यक्ति हो कि आप सोच लीजिए कि पैकिंग बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है और आपने अच्छी कीमत दे करके उसको खरीद लिया, लेकिन जब उसको फाड़ करके टेस्ट किया और टेस्ट में आपको लगा कि नाम बड़े और दर्शन खोटे, तो ये पता चल जाएगा क्लासरूम टीचिंग में, यार ये आदमी बोलता तो बहुत अच्छा है, लच्छेदार भाषा, साक्षात्कार में तो बड़ा विश्वास दिला रहा था, बहुत ऊंची ऊंची बात कर रहा था, लेकिन जैसे ही मैदान में आया तो ये तो जो इसने अपने हथियार डाल दिए। इसलिए ये जो टीचिंग क्वालिटी है, ये जो केंद्रीय विद्यालय ने मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा किया है, क्लासरूम टीचिंग के मार्क्स अलग से देना, और ये वास्तव में अद्भुत है। और नई शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षक की जवाबदेही तय करने का जो मानदंड फिक्स करने वाला जो है, वो एक प्रामाणिक प्रक्रिया है। इसलिए इस प्रामाणिक प्रक्रिया से पर सबसे ज्यादा ध्यान आज कैंडिडेट को देना चाहिए, जिन लोगों को लिखित परीक्षा में अच्छे मार्क्स आए। मैं आपका साक्षात्कार देने के लिए भी इसीलिए तैयार हुआ हूँ कि मैं चाहता हूँ केंद्रीय विद्यालय में जो भी शिक्षक आए वो बाई चांस नहीं आए, बाई चॉइस इस प्रोफेशन को जो अपनाने के का मादा रखते हैं, जो विचार रखते हैं, ऐसे कैंडिडेट्स अगर हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन में आएंगे तो इस केंद्रीय विद्यालय की शोभा को और बढ़ाएंगे। और जब वो पूरे रुचि के साथ काम करेंगे, क्योंकि ये बाई चॉइस उनका पेशा है, तो घंटे 2 घंटे ज्यादा भी अगर वो काम करेंगे तो उसको एनर्जी मिलेगी और एंजॉय फील होगा, न कि किसी प्रकार का हरासमेंट फील करेंगे। और ऐसे शिक्षकों को पाकर के डेफिनेटली केंद्रीय विद्यालय को भी बहुत लाभ पहुंचेगा। तो इसी उद्देश्य से ऐसे कुछ टिप्स बताने के लिए या जो भी प्रक्रिया है उसको थोड़ा सा मार्गदर्शन करने के लिए, जैसा आपने कहा, मैं उपस्थित हुआ हूँ। मेरा और कोई उद्देश्य है भी नहीं। यस, धन्यवाद सर। सर, वो जो इंटरव्यू की मार्किंग को लेके मैंने कहा था, जो अभी प्रक्रिया है उसमें क्या है, जो कुल रिटर्न का जो एग्ज़ाम होता है वो फिलहाल 180 अंकों का है और जो इंटरव्यू है वो 60 अंकों का है, जिसकी ओवरऑल वेटेज आउट ऑफ 100 जब करते हैं तो वहाँ पर रिटर्न का 70% वेटेज और इंटरव्यू का 30% वेटेज दिया जाता है। लेकिन जो 30% वेटेज जो इंटरव्यू का दिया जा रहा है, वो 30% वेटेज में इंटरव्यू जो है 60 अंकों का लिया जाता है। हाँ, और तो 60 का 30% निकालेंगे तो 18 वेटेज होगा। हाँ सर, वही जो 60 अंक हैं, उस 60 अंक में 30 अंक का सामान्य साक्षात्कार और 30 अंक का जो है टीचिंग डेमो है। और 60 में से जो अंक बच्चा एकत्रित करता है, कुल अंक, उसका 30% वेटेज जो है कुल टोटल अंकों में जोड़ करके 100 में से वेटेज का उनका एक फार्मूला है, उस इसके जी सर जो भी अंक निकलेंगे 180 और 60 के जोड़े जाएंगे। लेकिन ये जो 60 मार्क्स है जी सर, या ये 30 है, ये एकदम निर्णायक मार्क्स होंगे। और इसके 2 टुकड़ों में जो है उसमें भी सबसे ज्यादा निर्णायक होगा शिक्षक को उसके पद पर चयन करने के लिए वो क्लासरूम टीचिंग जो करेंगे। मुझे लगता है कि वो सबसे ज्यादा निर्णायक। जी सर, जी सर, क्योंकि उसका इंटरव्यू ले लिया 30 नंबर का और बहुत प्रभावित हो गया बोर्ड, लेकिन जब टीचिंग लर्निंग क्वालिटी देखी उन्होंने
तो वो बच्चों को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है, बच्चों की ठीक से समझा नहीं पा रहा है, बच्चे जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसका समाधान नहीं कर पा रहा है, और बड़ी सिंपल सी चीज है उसको बहुत अच्छे प्रभावशाली ढंग से पढ़ा नहीं पा रहा है। तो उसका जो वो इंटरव्यू के दौरान जो उसकी छवि बनी पैनल के बीच में, वो तो खत्म हो जाएगी जी अगर ये सर। क्लासरूम टीचिंग उसके बाद हुई तो, जी सर। है ना। तो इसलिए वो मार्किंग तो फाइनल बाद में ही करेंगे ना। यस सर, वो तो बाद में करेंगे जी। तो वो वहां उनको किसको कैसे करना है, ये उस समय वहां जो कुछ भी होगा वो सारी चीजों को ध्यान में रख के करेंगे। जी सर। ये मेरा सर कहना जैसे इंटरव्यू के अंदर कोई कैंडिडेट आता है तो एक पैनल, अनुभवी पैनल सामने बैठा होता है, तो है। जी कैंडिडेट्स कई बार परेशान रहते हैं कि वो प्रिपेयर क्या करें या फिर उनसे क्या सवाल दागे जाएंगे, उसका क्या बेस होगा। क्या पैनल कोई लिस्ट बना करके सवालों का रखता है कि ये सवाल पूछते हैं, मतलब सवाल आते कहाँ से हैं, या फिर पैनल किसी कैंडिडेट को देख के सवाल पूछता कैसे है, क्या उसका चेहरा देखता देखिए, है। पैनल में जो लोग रहते हैं वो एक्चुअली अपने आप में इतने ज्यादा अनुभवी रहते हैं कि उनको जहां तक है कोई लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं रहती। जी फिर सर। भी कोई अपने लेवल पर वो व्हाइट पेपर उस समय रहता है उनके पास में, वो व्यक्तिगत रूप से कुछ चीज नोट करना चाहे तो कर सकता है। पर इस पैनल में जहां तक मुझे केंद्रीय विद्यालय का, तो एक ही व्यक्ति रहता है, किसी ने कोई जो केंद्रीय विद्यालय का बड़ा अधिकारी, चाहे वो प्रिंसिपल हो, असिस्टेंट कमिश्नर हो, या एचएम हो, या जो भी हो, लेकिन केंद्रीय विद्यालय का एक अनुभवी अधिकारी पैनल में होता है। जी सर। तो बाकी जो अधिकारी होते हैं वो उच्च शिक्षण संस्थानों से, विश्वविद्यालयों से या अन्य संस्थाओं से बुलाए गए होते हैं। उनमें भी जो वरिष्ठतम होता है वो उस पैनल बोर्ड का अध्यक्ष होता है, और बाकी जो दो लोग रहते हैं वो अपने सब्जेक्ट के विषय विशेषज्ञ होते हैं, लेक्चरर होते हैं किसी न किसी कॉलेज में या किसी न किसी उच्चतम संस्थान में। अब ये डिपेंड करता है कि ये इंटरव्यू कहाँ आयोजित हो रहा जी सर। है ना। मान लो कि ये इंटरव्यू अगर दिल्ली में आयोजित हो रहा है तो वहां वो किसी एनसीईआरटी, सीबीएसई, जेएनयू के प्रोफेसर को, इन सबको बुला सकते हैं, किसी बड़े यूनिवर्सिटी के डीयू के प्रोफेसर को भी बुलाया जा सकता है। तो ऐसे जो भी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो बहुत बेहतर काम कर रहे हैं उनके प्राचार्य को, वहाँ के प्रोफेसर को, वहाँ के विभागाध्यक्ष को इन पदों के लिए इन इंटरव्यू पैनल में रखा जाता है। तो केंद्रीय विद्यालय का तो एक ही अधिकारी होता है जो मेंबर सेक्रेटरी होता है, और जनरली बाहर का जो अधिकारी होता है वो चेयरमैन होता है, और दो लोग रहते हैं वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं। तो उनमें एक साइकोलॉजिस्ट भी हो सकता है। तो जो पूरा जो निर्णय होता है, चारों अपने अपने अंक देते हैं, और फिर इन चारों के अंकों का योग जब किया जाता है किसी कैंडिडेट के लिए, तो वो एक एवरेज मार्क जो निकलता है वो आपस में चर्चा करके दी जाती है। और वो लोग भी ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से दे दिए, वो लोग भी जैसे 10 कैंडिडेट का उन्होंने एक दिन में इंटरव्यू लिया, 10 से 15 20, इससे ज्यादा का नहीं होता है, मैक्सिमम 25 का हो जाता होगा 8 घंटे अगर लिया तो वो भी ये डिस्कस करते हैं आपस में कि देखो इन सब में जो बेहतर कैंडिडेट था वो कौन था। वो आपस में विचार करते हैं, फिर उस हिसाब से तय करते हैं। तो जो चयन होता है ना, वो किसी एक का निर्णय नहीं होता है, वो सामूहिक निर्णय होता है ना। और उसमें उसमें न्याय की, जस्टिस की ज्यादा अपेक्षा रहती है, ज्यादा संभावना रहती है कि निष्पक्ष ही चयन हुआ तो सर है ना। जैसे कि ज्यादा आपने कहा कि सर पैनल स्टेट वाइज भी हो सकते हैं, जिस स्टेट में होंगे वहाँ के जो शिक्षाविद होंगे उनको बुलाया जाता है। तो वैसे तो सर अब इंटरव्यू पूरे देश में होता है, तो क्या इसका अर्थ हम ये निकाल सकते हैं कि पैनल टू पैनल उस पैनल की क्या मानसिकता है, इसका भी प्रभाव पड़ेगा कि इंटरव्यू कैसा होने वाला है, या फिर एक यूनिफॉर्मिटी इसका बरकरार। इसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जो पैनल में जो विषय विशेषज्ञ रहते हैं वो तो अपने विषय का जो परफॉर्मेंस, विद्यार्थी ने कैसा किया ओवरऑल परफॉर्मेंस, उसके आधार पर मार्क्स देते हैं। और जो चेयरमैन होता है वो आचार्य वहां या कोई भी अधिकारी केंद्रीय विद्यालय का रहेगा, वो तो ओवरऑल सारी टाइप के क्वेश्चन ही करेगा जो केंद्रीय विद्यालय के लिए एक्सपेक्टेड है ना। इस प्रक्रिया में वो कैसा योगदान दे सकता है, केवल टीचिंग के अलावा बहुत सारे प्रश्न हैं जो उससे किए जाएंगे। केवल ओनली टीचिंग पे भी ये सब चीज डिपेंड नहीं रहेगी, लेकिन शिक्षण चूंकि उस विषय के लिए जा रहा है, तो जब क्लासरूम टीचिंग होगी वहां तो उसकी सारी असलियत सामने आ जाएगी। जी सर।
तो सर जैसे इंटरव्यू शुरू होता है तो अब सर आपने पूरा अनुभव बता दिया, अब सभी कैंडिडेट्स ये समझ गए होंगे कि अब उनको क्या दिमाग में रख करके अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी चाहिए। लेकिन इंटरव्यू के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि इंटरव्यू का हिस्सा नहीं होती लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। सर उसमें सबसे पहला जो बच्चों का कंसर्न रहता है वो रहता है लैंग्वेज। लैंग्वेज जिसमें कि भाषा अंग्रेज़ी या हिंदी। एक कन्फ्यूजन है कि केंद्रीय विद्यालय क्योंकि हिंदी और इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है और क्योंकि पूरे भारतवर्ष में संस्था ये कार्यरत है तो अंग्रेज़ी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो ऐसे लोग जो हिंदी भाषी क्षेत्र में रहते हैं और जिनकी हिंदी फर्स्ट प्रियोरिटी रहती है और अंग्रेज़ी में अपना हाथ थोड़ा तंग मानते हैं, वो इसी से थोड़ा घबरा जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो साउथ इंडिया के हमारे साथी हैं उनका हिंदी में हाथ थोड़ा तंग होता है, तो वो वहाँ पर इस वजह से थोड़ा घबरा जाते हैं। तो क्या भाषा का सच में कोई इम्पोर्टेंस है कि इंग्लिश और हिंदी में अगर कोई घबरा गया या फिर वो नहीं बोल पाया या वो बोलना ही नहीं चाहता, तो क्या इसका कोई स्कोप है या फिर इसको चेक किया जाता है? नहीं, इसमें देखो वो किस पद और विषय के लिए साक्षात्कार दे रहा है ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर साउथ का हो, नॉर्थ का हो, कहीं का भी हो, जी। अगर वो हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा का साक्षात्कार दे रहा है इस किसी भी पद के लिए, तो उसे हिंदी और संस्कृत में बोलना आना चाहिए और प्रभावशाली ढंग से बोलना आना चाहिए। जहां तक मैंने देखा है, बहुत सारे साउथ के जो कैंडिडेट होते हैं उनकी हिंदी नॉर्थ वालों से कई बार बेहतर होती है, जी। क्योंकि नॉर्थ वालों की हिंदी में इंग्लिश के भी बहुत सारे शब्द मिल जाते हैं जी। और एकदम शुद्ध नहीं होती। लेकिन साउथ वालों की मैंने कई की हिंदी देखी है, वो बिल्कुल साहित्यिक शब्दों का प्रयोग करते हैं। संस्कृत उनकी और बेहतर होती है। तो भाषा तो भाषा है। जब जी। आप हिंदी और संस्कृत का शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आपसे साक्षात्कार में हिंदी और संस्कृत में अभिव्यक्ति की अपेक्षा की जाएगी। और चूंकि वो विषय विशेषज्ञ है, वही आपकी भाषा की परख ज्यादा करेगा। जी। बाकी जो है वो दूसरे टाइप के क्वेश्चन अन्य लोग पूछेंगे, तो वो भी आपका मूल्यांकन करेंगे। लेकिन अगर आप मैथ्स का टीचर के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, टीजीटी पीजीटी के लिए, या प्राथमिक इंग्लिश के शिक्षकों लिए के जा लिए। रहे हैं, या साइंस के लिए जा रहे हैं, एसएसटी के लिए जा रहे हैं, तो इंग्लिश को छोड़ के बाकी सब में आपकी बाइलिंगुअल कॉम्पिटेंसी होना चाहिए। ये द्विभाषी दक्षता की अपेक्षा केंद्रीय विद्यालय हर शिक्षक से करता है। उसे दोनों भाषाओं में दक्ष होना चाहिए, क्योंकि कई स्कूल ऐसे हैं जहां एसएसटी हिंदी मीडियम में ऑप्शन भी दिया जाता है, और कई विद्यालय ऐसे हैं जहां मैथ्स और एसएसटी को पढ़ाते समय बच्चों की क्षेत्रीय भाषा को, उनकी भाषाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षक को हिंदी में भी बीच बीच में बोलकर समझाना पड़ता है। टोटली इंग्लिश अगर शिक्षक पूरे समय बोलेगा तो वो मैथ्स और साइंस के हो सकता है बहुत सारे बच्चे जिनकी इंग्लिश में इतनी पकड़ न हो, वो थोड़ा असहज महसूस जी। करे। इसलिए दोनों भाषाओं में दक्षता की परीक्षा इंटरव्यू में होती है। लेकिन हिंदी और संस्कृत के लिए तो आप, अंग्रेजी में आपका प्रदर्शन बिल्कुल ठीक नहीं है या काम चलाओ है तो भी चलेगा, आपको तो वहां पे हिंदी और संस्कृत में ही अपनी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपसे हिंदी संस्कृत का ही काम लेना है। जी सर। फिर भी द्विभाषी दक्षता होना चाहिए। अगर कोई बोले कि भाई इंग्लिश में अपना परिचय दो, तो जनरल कॉमन चीजें जितनी अंग्रेजी में सबको आती है उतनी हमें भी आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम इंग्लिश में बिल्कुल वहां अपने आप को जीरो साबित कर दें और केवल हिंदी या संस्कृत में ही बोले, ऐसा नहीं है। हिंदी और संस्कृत में भी पढ़ने लिखने वाले अपने आवेदन फॉर्म जब भरते हैं, अपने बहुत सारी प्रक्रियाओं से जब गुजरते हैं डेली लाइफ की, तो उनको कहीं ना कहीं अंग्रेजी को समझना, प्रयोग करना पड़ता है। तो उतना मामूली ज्ञान तो जो उनका काम चलाऊ ज्ञान है ना, ये तो उनको होना ही चाहिए, जिसे बोलते हैं कार्य साधक ज्ञान। जी सर। ये होना चाहिए, है ना। बाकी कोई इसमें तनाव लेने की जरूरत नहीं है। स्पेशली हिंदी और संस्कृत वाले अंग्रेजी का तनाव बिल्कुल न ले, लेकिन बाकी विषय वालों हैं उनको थोड़ी बहुत हिंदी भी आनी चाहिए और आपको इंग्लिश तो अच्छी आनी ही चाहिए, क्योंकि जो आपका विषय विशेषज्ञ होगा, अगर वो आपसे बोलेगा कि आप टोटली इंग्लिश में ये चीज
एग्जाम्पल बताइए, तो आपको वहाँ इंग्लिश में ही बताना पड़ेगा। इसलिए इसमें ऐसा कर सकता है कैंडिडेट कि जो इंटरव्यू देने जा रहा है उसका कोई तो ऐसा पार्ट होगा, उसका हम्म। मतलब सब्जेक्ट का कोई तो ऐसा टॉपिक या कंटेंट होगा जिसपे उसकी पकड़ बहुत अच्छी है। तो जिसपे उसकी पकड़ हिंदी में बहुत अच्छी है तो वो उसका इंग्लिश में अभ्यास कर ले, और इंग्लिश में बहुत जल्दी अगर उसकी पकड़ अच्छी है तो इंग्लिश में भी उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाएगा। जी इसका सर। थोड़ा अभ्यास उसे साक्षात्कार से पहले करना ही चाहिए। ये मैं हिंदी में तो बहुत बढ़िया से समझा सकता हूँ लेकिन इंग्लिश में बहुत अच्छा नहीं समझा सकता। तो आपके पास पर्याप्त समय है, इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करके उसको वैसे ही फ्लो में आप समझाने की कोशिश कीजिए। और साउथ वाले हैं जो उनको थोड़ा हिंदी में परेशानी जी। आती है, तो वो बीच बीच में जैसे भी टूटी फूटी हिंदी हो वो उनको बताना चाहिए कि हिंदी की विशेषता ये है कि आप इधर का शब्द उधर कर दो तो भी बच्चा समझ जाएगा, जी। लर्निंग इंश्योर हो जाएगी। थोड़ी बहुत कमी चलेगी क्योंकि आप हिंदी के शिक्षक तो है नहीं, हम्म। मैथ साइंस और एसएसटी के हैं, इसलिए आपकी इंग्लिश अच्छी हो और हिंदी में आप बच्चों को कठिनाई को दूर कर दें और बच्चे समझ जाएंगे। इतनी थोड़ी बहुत हिंदी तो आनी चाहिए। जी सर। ठीक है। जी सर, जैसे कुछ साथी हैं जिन्होंने मतलब पहले इंटरव्यू दिया, सिलेक्ट भी हो गए, तो काफ़ी ऐसे सिलेक्टेड बच्चों का अनुभव होता है, वो कहते हैं कि मुझसे इंटरव्यू पैनल में पहले पूछा गया था कि किस भाषा में आप देना चाहेंगे, तो मैंने हिंदी कहा और पूरा इंटरव्यू मेरा हिंदी में हुआ, मुझसे कुछ पूछा भी नहीं गया और वो सिलेक्टेड भी हैं। यानी कि काफ़ी हद तक ये व्यक्ति परक भी समझा जा सकता है, लेकिन कई बार इसको लोग सामान्यकरण कर लेते हैं कि ये ऐसा होता है शायद। यानी कि आपकी बातों नहीं से अब ये एकदम क्रिस्टल क्लियर है नहीं, कि सारे पैनल वाले ऐसा करेंगे ये नहीं कह सकते। जी। देखो क्या है कि जो हिंदी का शिक्षक है उसका तो पूरा इंटरव्यू जनरली हिंदी में ही होता है। जी। जो संस्कृत का शिक्षक है उसको संस्कृत में भी पूछते हैं लेकिन सारी बातें हिंदी में भी पूछी जाती जी। है। मतलब जहाँ कुछ चीजें उनको संस्कृत में अपेक्षित है तो वो संस्कृत में पूछेंगे, लेकिन सामान्यतः बाकी के प्रश्न हिंदी में ही किए जाएंगे। और जो विषय का विद्वान है वो भले ही संस्कृत में बोले, लेकिन जो बाकी 3 मेंबर है बोर्ड के वो तो संस्कृत के विद्वान नहीं यस है ना, सर, यस वो सर। तो उससे हिंदी में ही बात बात करेंगे। और कभी कभी कुछ पैनल में ऐसा एक आध होता है व्यक्ति जो उसका चेयरमैन और उसे हिंदी बहुत ज्यादा नहीं आती और वो भी चाहता हो कि अंग्रेजी में बात कर ले, तो ऐसा हो सकता है कि, लेकिन हमें सामान्य ज्ञान अंग्रेजी का होना ही चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हमें अंग्रेजी में बिल्कुल जीरो हो और यस केवल सर। हिंदी पे ही अड़ जाए, तो ऐसा नहीं है। लेकिन पूछा भी जाता है, कई बोर्ड पूछते हैं कि आप हिंदी में कंफर्टेबल फील करेंगे या इंग्लिश में, जी है ना, सर। तो वो हिंदी में भी मानते हैं। उनको एक्चुअली वो भी चाहते हैं कि इसको अपने सब्जेक्ट का नॉलेज कितना है, रिटर्न टेस्ट तो क्लियर कर जी लिया, सर। अब ये बच्चों को कितना कन्विंस कर पाएगा। तो वोकेबलरी इतनी होना चाहिए कि अगर वो हिंदी छोड़ के अन्य भाषा अन्य विषय का विद्वान बनने जा रहा है हम्म। तो वो अंग्रेजी भाषा का भी ज्ञान रखे। ये कुल मिलाकर लेकिन के हिंदी तो दोनों पूरा दोनों कवर किया भाषाओं है, पर ध्यान देना ज़रूरी है। सर इसके जरूरी है। अलावा एक मैटर आता है ड्रेस, ड्रेस या वेशभूषा, इसको लेकर के सर कोई पैनल की कोई चिंता रहती है, सहजता रहती है या फिर? हाँ बिल्कुल, इसको लेकर के देखो चिंता होती है क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में विद्यालयों के लिए सभी शिक्षकों के लिए जो एक आचार संहिता निर्धारित की गई है केंद्रीय विद्यालय के चलाने के, जैसे भारत को चलाने के लिए संविधान है, ऐसे ही केंद्रीय विद्यालय को चलाने के लिए शिक्षकों के लिए एजुकेशन कोड है जी और सर। एक अकाउंट कोड है। तो एजुकेशन कोड का जो आर्टिकल 59 है वो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स है, तो एक जो बिंदु है उसमें वो शिक्षकों की वेशभूषा पर है। उसमें है कि कोई चीज जो एक नॉर्मल वियर ना हो, सबके लिए सहज ना हो, इस तरह का कोई भी वेशभूषा में साथ नहीं पहन करके नहीं आना चाहिए शिक्षक को। तो जो शिक्षक के रूप में अपेक्षा की जाती है वैसी ही वेशभूषा जाना चाहिए। इसमें मैं बता दूं आपको कि जीन्स इज नॉट ए नॉर्मल वियर। जी सर। ये जीन्स के कपड़े पहनने के कुछ लोग ऐसे शौकीन होते हैं कि 12 महीने जीन्स ही पहनेंगे, है ना। तो जीन्स को पहनना कम से कम बहुत अच्छा नहीं माना जाता है केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक के रूप में, वो भी ये जो नीली जीन्स वाले रहते हैं। और दूसरा, महिलाएं भी सोच ले कि वो शिक्षक के लिए जा रही है और वो महिला भी अपना टी शर्ट और जीन्स अगर पहन के साक्षात्कार देने जाएगी जैसे बाजार और पार्टियों में जाती है तो एक अलग बात है। पार्टी में पार्टी वियर्स अलग होते हैं, पार्टी में पहने जाने वाले कपड़े अलग होते हैं, जो डिजाइनदार होते हैं, जो तड़क भड़क वाले होते हैं, जो चमकदार होते हैं। इस तरह की वेशभूषा में शिक्षक नहीं रहता है। शिक्षक सामान्य वेशभूषा का व्यक्ति होता है
जिसको देख करके कोई अलग से कोई अट्रैक्शन ना हो, जी हाँ। अलग से बच्चों का ध्यान ना भटके, इस तरह की वेशभूषा पहनना जरूरी है। अब महिलाएं जा रही है तो महिलाएं में आप बाजार में देखते होंगे कहीं बिना बाह का ब्लाउज भी पहनती है, बिना बाह की कुर्ता भी होता है। तो ये बिना बाह वाला कपड़ा पहन करके जाना, ये किसी भी तरह से मेरी दृष्टि में कम से कम शिक्षक के लिए उपयुक्त नहीं। नहीं है। इसका प्रभाव सकारात्मक तो बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। और हाँ। इसी तरह से जो डिजाइन वाले हैं, चमकीले हैं, तड़क भड़क वाले वो कपड़े ना पहने। सिंपल सी बात है कि अब अच्छी साड़ी पहने, लाइट कलर की हो या कैसे भी कलर की हो, साड़ी बढ़िया हो। अगर महिला है तो सलवार सूट है तो अच्छे कॉटन के कपड़े हो, उसमें बहुत ज्यादा डिजाइन ना हो, डिजाइन थोड़ी बहुत हो तो चलेगा। और ये जो जेंट्स है भाई, चेक्स की शर्ट हो, लाइनिंग शर्ट हो, प्लेन शर्ट हो, उसी टाइप का उसके अनुरूप पैंट हो, जीन्स ना हो तो चलेगा। आप जो कई तरह के अलग टाइप की डिजाइन वगैरह होती है तो बहुत सारे लोग रहते हैं ना, जोकर टाइप का ना लगना चाहिए, कि आपके कपड़े को देखे कि वो बच्चा पढ़ाई करे, इस तरह का नहीं होना चाहिए। अब बहुत सारे, अब जैसे कई बाल जेंट्स ऐसे रहते हैं, कई टीचर्स भी ऐसे रहते हैं कि बाल की उनको चोटी बांधना पड़ती है। तो भैया अगर इस तरह का आपने जीत पकड़ रखी है तो थोड़ा सा शिक्षक आपको बनना है तो उसका उसका थोड़ा ध्यान रखें। कई लोगों की दाढ़ी बहुत ज्यादा बड़ी हुई होती है, थोड़ा सा बढ़िया तरीके से आप उस समय अप टू डेट होकर के जाएं। दाढ़ी रखना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन बहुत लंबी दाढ़ी भी व्यक्ति को जो है तो उसके शिक्षक की व्यक्तित्व को थोड़ा सा समाप्त करती है, उसमें निगेटिविटी आ जाती है बच्चों के मन में। यस सर। सिंपल सी हल्की फुल्की दाढ़ी चलेगी, जैसे आपकी है इतना तो चलेगा। लेकिन जो बहुत बढ़ा लेते हैं ना, और बाल भी बहुत बढ़ा लेते हैं, कुछ लोग उसमें रिबन बांधते हैं, मैंने ऐसे भी देखे। तो रिबन या रबड़ बांध लेते हैं, तो इस टाइप का भी नहीं होना चाहिए ना। मतलब कुल तो मिलाकर के ये है कि सर वेशभूषा का एक बहुत ही अहम रोल साक्षात्कार में होने वाला है। मेरा तो सुझाव है कि अपने घर में अगर अच्छे सामान्य कपड़े हैं, बढ़िया है, नए हैं, तो उनको अभी से प्रेस करवा के रखे, और नहीं है तो एक दो जोड़ खरीद ले इसके जी लिए। सर। क्योंकि आपको प्राइवेट टीचर बनते ही कम से कम 50-60 हजार सैलरी तो मिलेगी, तो 2-4 हजार कपड़े से ही, है ना। जी सर बिल्कुल तो सही। इसके लिए स्पेशल कर ले तो और अच्छा है। जी सर। लेकिन इस समय कपड़ों की जीत ना करें कि नहीं मैं तो यही पहनूंगा। कुछ लोग अपने तर्क देते हैं कि उनको कपड़ों से मतलब है या मेरे ज्ञान से मतलब जी है। सर। जी सर। हाँ। तो भाई तुम्हारा, भाई बच्चों का ध्यान तुम्हारे कपड़ों में चला गया तो वो ज्ञान से वंचित रह जाएगा जी सर, ना। मतलब कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको देखा जाता है हाँ, सर। सही सर बात। धन्यवाद सर, काफ़ी कंफर्टेबल जोन में आए आप, धन्यवाद सर। मैं भी काफ़ी समय से सोच रहा था कि मैं किस तरीके से करूं। धन्यवाद सर। अभी सर जैसे बच्चे इंटरव्यू जब देते हैं तो उसके अलावा सर वो अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते हैं। तो हम्म। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान कई बार कुछ बच्चों के पास करेंट डॉक्यूमेंट नहीं होता, जैसे कि हम्म। प्रोविजनल डॉक्यूमेंट होता है, या फिर कास्ट सर्टिफिकेट में कई बार प्रॉब्लम आती है, जैसे ओबीसी का। स्पेशली कास्ट सर्टिफिकेट का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कि ओबीसी का सर्टिफिकेट है तो उन कई बार कई बच्चों के साथ जैसे कि फॉर्म में लिखा हुआ है कि 26 दिसंबर तक ओबीसी होना चाहिए। तो बाई चांस हम्म। अगर कोई बच्चा उस समय सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं करा पाता, एक तो मार्कशीट या डिग्री वाली बात है कि उस समय उसके पास नहीं है, प्रोविजनल है, तो क्या ये चल जाता है? या फिर कास्ट सर्टिफिकेट जैसे कि ओबीसी वाला है तो नॉन हम्म। क्रीमी लेयर या फिर सर्टिफिकेट अगर अभी का अगर वो प्रेजेंट करे तो क्या वो मान्य होता है या फिर उसको हटा दिया जाता है? देखो इसमें क्या है, ये ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है अलग अलग राज्यों में अलग अलग इसका प्रारूप और अलग अलग नियम है। जी। लेकिन केंद्र सरकार का जो प्रारूप है वो फिक्स है, जी। कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में बच्चे के एडमिशन के लिए भी और नौकरी के लिए जो प्रारूप होता है वो अन्य पिछड़े वर्ग के लिए प्रारूप दिया हुआ है। उसमें जो घोषित जातियां हैं उनमें से एक जाति हो, नंबर वन। दूसरा, आपका सर्टिफिकेट लेटेस्ट 2-4 साल 3 साल के अंदर का ही हो तो सबसे बेहतर है। अगर नहीं है तो अभी समय आप बना लें। केवल छोटी सी परेशानी है और कंफ्यूजन जो लोगों को है क्रीमी लेयर और जी। नॉन क्रीमी लेयर का, तो वो उसके बारे में ये नियम है, सुप्रीम कोर्ट का भी वर्डिक्ट है। और जैसे मैं मध्य प्रदेश का हूँ तो सारे मेरे पास सर्कुलर भी उससे रिलेटेड हैं, देखे हैं मैंने, अपने प्राचार्यों के समूह में भी बातचीत करके काफी कुछ सीखा है इससे। तो अगर किसी भी, देखिए उसे आय के बारे में लोग रहते हैं कि किसी के पापा टीचर है या किसी पे पद है तो उनकी 10-15 लाख आय है तो वो तो ओबीसी से बाहर हो जाएगा, ऐसा जी। बिल्कुल नहीं। देखो, विद्यार्थी का ओबीसी का निर्धारण उसके पिता की आय और पद से होता है, नंबर वन।
लेकिन अगर उसके पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आय बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती, चाहे 15 लाख हो, चाहे ओबीसी की जो आय उससे ज्यादा हो, क्योंकि कृषि से प्राप्त आय और वेतन से प्राप्त आय ओबीसी का निर्धारण नहीं करती। व्यापार वाली जो आय होती है, अच्छा। बिजनेस वाली आय होती है, उसमें ओबीसी का निर्धारण ज्यादा मान्यता रखता है। अच्छा जी सर, ये बड़ी। दूसरा, ये जो इसमें जो वेतन वाली आई है, इसमें भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि यदि किसी उम्मीदवार का पिता 40 वर्ष की उम्र होने से पहले अगर ग्रेड 1 ऑफिसर बन गया हो हम्म। तो उसके बच्चे को ओबीसी का लाभ नहीं मिलेगा। जैसे मैं प्रिंसिपल हूँ, हम्म। मैं 38 वर्ष की एज में प्रिंसिपल बन गया था, तो मेरे बच्चों को ओबीसी का लाभ नहीं मिलेगा। नहीं मिलना है। लेकिन एक और मजे की बात है कि मुझे ओबीसी का लाभ आजीवन मिलता रहेगा, यस सर। क्योंकि मेरे पिताजी मजदूर थे और मैंने उनके उनकी आय के आधार पर मैंने नौकरी प्राप्त की है ना। इसलिए मुझे जिंदगी भर ओबीसी का लाभ मिला, क्योंकि मैं ओबीसी से ही सर्विस में जी आया सर। हूँ। मैं अगर असिस्टेंट कमिश्नर कमिश्नर के लिए आवेदन करता हूँ तो मैं ओबीसी का कैंडिडेट हूँ, लेकिन मेरा बच्चा ओबीसी का कैंडिडेट नहीं है, क्योंकि मैंने अपने पिताजी के पालन पोषण में जिन कठिनाइयों का अनुभव किया है, वो अनुभव हमारे बच्चे ने नहीं किया, वो तो मलाईदार श्रेणी में ही पैदा हुआ जी सर। है ना। तो 40 वर्ष की उम्र होने से पहले अगर मैं ग्रेड 1 में आ गया या कोई भी ग्रेड 1 में प्रथम श्रेणी अधिकारी बन गया, तो उसके पिताजी का ये नहीं होगा। इसमें एक और ये है कि मान लो कोई नौकरी में रहने के बाद अगर वो आजीवन कोई ऐसा अक्षम हो गया हो कि कुछ कर नहीं सकता, तो उसके लिए कहीं थोड़ी छूट है, लेकिन ऐसे केसेस नहीं के बराबर होते हैं। जी सर। पर ये आय वाला अगर वेतन है, वेतन भोगी है और सरकारी नौकरी में रहने वाला है, तो उसकी आय 15 लाख भी और 10 लाख, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता जब तक कि वो ग्रेड 1 ऑफिसर ना हो। और ग्रेड 1 ऑफिसर भी उसके पिताजी 40 साल के पहले आ गए हैं, तब उस बच्चे को लाभ नहीं मिलेगा, बाकी सबको मिलेगा। लेकिन सर्टिफिकेट नहीं बनाया है तो बना लें, उसमें सारे कॉलम भरना पड़ते हैं। जी सर। और पुराना सर्टिफिकेट अगर है, जाति प्रमाण पत्र, तो भी ज्यादा घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है कि अगर मान लो आपने कोशिश की नहीं बना पाए, तो आप एक एफिडेविट बना के ले जाएं जी। कि इन कारणों की वजह से मेरा ये बन नहीं पाया है। अगर मेरा चयन इस पद के लिए होता है तो मैं ज्वाइन करने से पहले ये प्रोड्यूस कर दूंगा, है ना। जी। ये आप उसमें एफिडेविट दे देंगे, या उनके पास ऐसा एक्नॉलेजमेंट होगा तो भी होगा, वो भी लिखवा लेते हैं कई बार। जी और सर। नहीं तो आप एफिडेविट बना के पहले से ही ले जाइए। और इंटरव्यू में जो बुलाएंगे ना वो, जी तो सर। मुझे लगता है कि इंटरव्यू का जो आपका कॉल लेटर होगा उसमें भी ये चीज स्पष्ट होगी बहुत अच्छी लिखी तरह होगी। से। फिर जी भी सर। हम पहले से ही तैयारी करके रखें तो जी ये सर। चीज बढ़िया रहेगी। और एक और बात, आपने नौकरी ज्वाइन कर ली ना, तो नौकरी ज्वाइन करने के 1 महीने 2 महीने के भीतर कई लोग ऐसी कलाकारी करते हैं कि जो अपनी जानकारी होती है, पिताजी ग्रेड 1 में छुपा लिया, या कोई और बात है, व्यापारी है, बहुत बड़ा पैसे वाले हैं, गाड़ी हम्म। बंगला के, इनकम टैक्स इतना दे रहे हैं कि ऑलरेडी वो क्रिमिनल श्रेणी में आता हम्म। है, ये सब चीजें छुपा ली। और आपने छुपा करके अगर ओबीसी का सर्टिफिकेट बना भी लिया, तो आप ध्यान रखिए कि आप अभी ये कंपलसरी हो गया, एसटी एससी ओबीसी सारे जाति प्रमाण पत्र नौकरी लगते ही 1 महीने के भीतर उनका डीडीओ वो प्रमाण पत्र जहां से जिस अधिकारी से बनवाया है उसके पास उसकी एक कॉपी जाती है, और उससे पूछा जाता है कि ये हमारे यहाँ इन्होंने ज्वाइन किया है, तो इसकी जो प्रति ये हम लगा रहे हैं, तो ये ओबीसी सर्टिफिकेट जेन्युइन है या नहीं, इसकी पुष्टि करके आप हमें जवाब दें। अगर वहां कोई और वो जवाब जो देगा तो वो उसमें फर्जीवाड़ा नहीं करेगा। जी सर। वहां अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी, नौकरी से तो जाएगा ही जाएगा, जेल भी हो सकती है, जी सर। क्योंकि वो सीधा सीधा सरकार की आंखों में धूल झोंकना हो गया जी सर। है ना। और कई लोग क्या करते हैं कि भाई 2012 का सर्टिफिकेट बना, तो वो तो आगे वाले एक को दो बना लिया, खत्म बात, जी है ना। सर। तो कहीं कहीं ऐसी कलाकारी भी हो जाती है, बहुत सारे लोग उसको हल्का सा इरेज करके बना लेते हैं और फिर लेमिनेशन करवा लेते हैं। ये सर तो अपने हिसाब ये से करते हैं। ओबीसी को स्पेशल ध्यान देने की जरूरत है, एसटी एससी के लिए। तो एसटी एससी का आजीवन है ही, उसको कितनी भी आए हो, वो यस सर। ग्रेड 1 ऑफिसर है एसटी एससी का तो भी उसको चलेगा। यस सर। केवल ओबीसी मामले में ये चीज है। जी सर। सर ठीक है जैसे ना।
जैसे सर केंद्रीय विद्यालय के अंदर ही जैसे अभी चयन प्रक्रिया होगी, आपकी बातों से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिनके मन को तसल्ली मिली होगी, वहीं कुछ लोगों को चिंता भी हो गई होगी, जो थोड़ा फर्जीवाड़ा अगर कहीं पर भी कुछ भी है तो उनके मन में चिंता भी होगी, जो कि होना ज़रूरी भी है और मैं सही भी समझता हूँ। लेकिन काफ़ी लोग अब एक कंफर्टेबल जोन में आ गए होंगे। एक सवाल बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा रहता है कि जैसे उनके पास SC, ST या OBC का किसी भी तरह का रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट है और किसी भी तरीके से उनको ऐसा लगता है कि यदि वहाँ पर ऐसा वेरिफिकेशन के दौरान यदि उनका सर्टिफिकेट मान्य नहीं हुआ किसी भी कारण से, यदि उनको कहा जाता है कि आपका सर्टिफिकेट गलत है, या बच्चों को डर है कि भाई मेरा सर्टिफिकेट तो मान्य नहीं होगा, तो क्या उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा या फिर उनको जनरल में शामिल किया जाएगा? नहीं, देखो, हाँ, रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। जहां तक है, इसमें दो बातें कि आपने जब आवेदन किया है केंद्रीय विद्यालय में, तो आवेदन करते समय ओबीसी के लिए फीस अलग है, और मुझे अभी शायद ओबीसी और जनरल की फीस एक ही है। हाँ हाँ जी ठीक है सर। ना? तो आपने फीस में छूट का लाभ तो लिया नहीं है ओबीसी का। जी। और आपकी उम्र अगर 40 से ऊपर नहीं हुई है, 35 से जो एज मांगी गई थी, अगर आपने ओबीसी के नियम के तहत ना तो एज रिलैक्सेशन लिया है आवेदन करते समय, और न ही आपने कोई फीस में रिलैक्सेशन लिया है, तो आप ओबीसी का आपने अभी तक लाभ उठाया ही नहीं जी। है। इसलिए आपको ओबीसी ना मानते हुए, अगर आपका कट ऑफ मार्क्स जनरल वाला है, तो आपको जनरल के कैंडिडेट में उसको काउंट किया जाएगा। ओके सर। ठीक है ना? तो आप जनरल के स्तर पे चयनित होते हैं, तो आपको जनरल के कट ऑफ में सिलेक्ट मान के अपॉइंटमेंट दी जा जी सर। सकती है। जहां तक मेरा ये विचार है, जी सर। ऐसा होना चाहिए। और अगर आपने ओबीसी का लाभ ले लिया है आवेदन के समय, आप उसकी एज के लायक नहीं थे और एज रिलेक्शन ले जी लिया, जी। तब तो आपका अगर सर्टिफिकेट सही नहीं है तो रिजेक्ट किया जा सकता है या एफिडेविट लिया जा सकता है आपसे। और सर SC, ST के केस में क्योंकि उनकी तो फीस कम ही होती है। नहीं, एससी/एसटी के होती केस भी में नहीं तो है। ऐसा कोई आय वाला मामला ही नहीं है, ना ग्रेड 1 ऑफिसर वाला है। तो जाति प्रमाण पत्र सिंपल उनका रहता है, जो प्रारूप है स्टेट गवर्नमेंट का या उसमें चलेगा, उसमें कोई परेशानी वाली बात ही सर नहीं इन है। केस लेकिन क्योंकि हाँ, ऐसे जो कुछ सवाल एग्जैक्ट जो आए। प्रॉपर फॉर्मेट है, जी, ऐसा ना हो कि 10 साल पुराने फॉर्मेट में आपने बना लिया। अभी जो लेटेस्ट फॉर्मेट चल रहा है 3 साल के अंदर का, उसमें हो तो अच्छा है। और अगर स्थायी जाति प्रमाण पत्र बनाया हुआ है, लिखा हुआ है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो स्थायी है तो वो भी चलेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि इसमें ज्यादा परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मतलब कहीं सर गलती इन से केस भी जैसे अगर कुछ गलत। बच्चे क्या होता है जैसे गलती से उनका फॉर्म SC में चला गया, मतलब किसी भी तरीके से अगर कोई एक आधा केस निकल जाता है कि जिनके पास सर्टिफिकेट है ही नहीं, तो उनको क्या, उनके साथ क्या होगा? तो उनका ये कि अगर उनका कट ऑफ जनरल के लायक है तो जनरल में होगा, अगर उसका एससी के कट ऑफ में दे रहा है तो शायद उस समय लिया जाए। क्योंकि इंटरव्यू में जब बिठाया जाता है ना, तो ये चीजें अच्छे से देखी जाती है। जी सर। लेकिन फिर भी वो एक अंडरटेकिंग लेके साक्षात्कार में बिठा लेते हैं, जी और सर। बाद में नियुक्ति के पहले सारी चीजें बहुत अच्छी तरह चेकिंग होती है। जी सर। देखो, नियुक्ति के पहले जब होगी तो हेडक्वार्टर में भी चेक होता है, और जिस रीजनल ऑफिस के अंदर उसकी नियुक्ति हो रही है वहां भी ये चीज चेक होती जी है। सर। और जिस केंद्रीय विद्यालय में उसकी नियुक्ति हो रही है, नियुक्ति के पहले वहां प्रिंसिपल और बाबू भी उसे चेक करते हैं। जी तो सर। 3 स्टेज होती है, किसी भी स्टेज पे पकड़ा जा सकता है। जी सर, मतलब कुल मिलाकर के सतर्क रहने की ज़रूरत है। लेकिन सर आपकी बातों से बहुत ज़्यादा जो है रिलैक्सेशन भी मिला है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सवाल आए थे। तो धन्यवाद सर। इसके अलावा सर अब सर काफ़ी समय आपने दे दिया, लेकिन कुछ सवाल हैं जिन अगर आप पुष्टि कर देंगे तो एक स्टैम्प टाइप लग जाएगी। तो बिल्कुल बिल्कुल। जैसे सर बच्चे इंटरव्यू के लिए जब तैयार होते हैं तो वो अपने कुछ वेरिफिकेशन कराते हैं, जो कि उन्होंने करा दिया। उनके अलावा लेकिन सर जिस कुछ होता है जैसे असेंशियल क्वालिफिकेशन होता है और कुछ होता है डिज़ायरेबल, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं कि जो उनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें उनके पास होती है, जैसे उन्होंने कोई कंप्यूटर कोर्स कर रखा है, कभी उनको कोई सर्टिफिकेट मिला है, या कुछ भी उनका एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट है। तो इस सर वो उन सर्टिफिकेट को कैसे दिखाएंगे, क्योंकि मेनली वेरिफिकेशन तो हो ही जाता है, तो क्या वो अपना कोई पोर्टफोलियो बना सकते हैं, या फिर इसको लेकर के एक इम्प्रेशन क्या लगाता है पैनल? नहीं, जहां तक इंटरव्यू के पहले वो लोग एक प्रोफार्मा देते हैं जी आपको, सर। आपके कागजात वगैरह सब लगाने के लिए, क्योंकि इस बार शायद हार्ड कॉपी तो भेजी नहीं गई है। नहीं सर, अभी अभी तक तो सर प्रक्रिया शुरू नहीं नहीं, हुई। तो जब साक्षात्कार से पहले मुझे लगता है कि वो एक प्रोफार्मा देते हैं। उस प्रोफार्मा में आपको अपना फोटो चिपका कर सारा जी। डिटेल भरना होता जी है, सर। और उसमें आपके जितने भी क्वालिफिकेशन है उन सबके से रिलेटेड सर्टिफिकेट जो लगाना चाहते हो वो सब लगा दीजिए। जी। क्योंकि बाद में आप लगाएंगे तो उनकी एंट्री सर्विस बुक में नहीं होगी सिलेक्शन होने के जी बाद सर। में, या उसमें समय लगेगा।
तो आपकी जो जो क्वालिफिकेशन है, जो अचीवमेंट है, जो सर्टिफिकेट है, वो सारे आप उसमें दे लीजिए और ओरिजिनल भी सब साथ लेके जाइए ताकि वो वेरीफाई कर ले। पहला सेशन तो वेरिफिकेशन का ही होता है, जी उसके सर। बाद में ही इंटरव्यू होता है। तो ये बात ध्यान रखने की है इसमें। तो सर जैसे एक्स्ट्रा अचीवमेंट, जैसे स्कूल में कभी कुछ किया हो, कुछ मेडल, तो ये सब भी उसमें लगा सकते हैं? लगा सकते हैं और ये इंटरव्यू में बताना चाहिए, पूछने पर इसका उनको लाभ डेफिनेटली मिलता है। जी कई सर। केंद्रीय विद्यालय के विद्यार्थी होंगे जिन्होंने जो यस सर। टीचिंग में आना चाहते हैं। अगर केंद्रीय विद्यालय का विद्यार्थी स्कूल लेवल पर, रीजनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर या एसजीएफआई में या स्टेट गवर्नमेंट की किसी और जिला स्तरीय प्रतियोगिता में, किसी भी तरह की प्रतियोगिता में, सीसी हो या खेलकूद हो, उसने कोई स्थान प्राप्त किया है, तो इससे तो इंटरव्यू बोर्ड प्रभावित होगा ही, जी क्योंकि वो सर। ये बोलेंगे ये बच्चा पढ़ाएगा तो सही, लेकिन पढ़ाने के साथ यस साथ सर। सीसी या इंचार्ज भी बन सकता है, अदर एक्टिविटीज में भी इसका लाभ हमारे बच्चों को मिलेगा। क्योंकि केंद्रीय विद्यालय भी तो चाहता है कि हमारे बच्चे सभी क्षेत्रों में आगे बढ़े, और सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ाने वाला अगर कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन वाला आता है तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और बच्चों को भी वैसा बनाएगा। जी सर। तो ये चीजें तो डेफिनेटली लगाना चाहिए, बताना चाहिए, स्पेशली एनसीसी का, स्काउट गाइड्स का, ये एबीसी सर्टिफिकेट है, राष्ट्रीय स्तर तक का कोई सर्टिफिकेट है, राज्य प्रमाण जी पत्र है, सर। तो ये उनको वहाँ जरूर बताना चाहिए। क्योंकि ये सब चीजें जब आपकी सर्विस बुक में भी लगेगी और आप अपने आवेदन के साथ में लगाएंगे, तो इसके आधार पर भी आपको दायित्व विभाजन किया जा सकता है। क्योंकि प्रिंसिपल को बना रही है, किसी को एनसीसी विंग खुली खोलना है या स्काउट गाइड का इंचार्ज बनाना है, तो उसको बड़ी आसानी होगी ये सब चीज के लिए। यानी कि इसलिए यस सर। सारी चीजें लिखना चाहिए। और वो एक प्रश्न हमेशा रहता है वो बायोडाटा फॉर्म भरते समय, यस। कि आप अपने आप को इस पोस्ट के लिए सुटेबल क्यों समझते हैं। तो आप उसमें लिख दीजिए कि मेरा स्पेशल, बाकी चार चीजों के साथ में, कि ये मेरा एक्स्ट्रा अचीवमेंट है यस सर। और मैं केंद्रीय विद्यालय की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मैं इस क्षेत्र में भी बच्चों को आगे ले जाने में सहयोग कर सकता हूँ। जी सर, धन्यवाद सर। सर इसके अलावा अभी मेरे पास बस 3 छोटे छोटे सवाल होंगे। एक सवाल, जैसे हाँ। सर बच्चे जब इंटरव्यू, जैसे टीचिंग डेमो है इस बार, जहाँ पे बच्चों को डेमो प्रिपेयर करना है, तो एक तो ये होता है कि हम खुद प्रिपेयर करके जाते हैं और वहाँ पर डेमो देते हैं। तो कई लोगों का सवाल है और उनके मन में ये बात है कि क्या कुछ हम लेसन प्लान्स भी बना के लेके जा सकते हैं, या फिर उसकी कोई ज़रूरत है या नहीं, या फिर बना के ले जाएं तो क्या उसका कोई सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? अब देखो कि ये भी मुझे लगता है कि जब आप लोगों को साक्षात इन लोगों को इंटरव्यू कॉल लेटर मिलेगा तो एक प्रोफार्मा लेसन प्लान का उनको शायद दिया जा सकता है। जी। फिर भी अभी जो लेटेस्ट प्रोफार्मा है लेसन प्लान का, केवल एक पेज का है, ई लेसन प्लान जिसको बोलते हैं। उसमें कुछ ज्यादा नहीं, चैप्टर का नाम लिखना होता है और उसका टॉपिक लिखना होता है जो आप पढ़ाने जा रहे हैं, और वो चैप्टर या टॉपिक पढ़ाने से बच्चों के अंदर क्या परिवर्तन आएगा, वही टारगेटेड लर्निंग आउटकम्स, कि उसके लक्षित अधिगम क्या है ना। ये मालूम होना चाहिए कि मैं जी ये सर। पाठ पढ़ा रहा हूँ तो बच्चा कम से कम ये चीज सीख जाएगा और उसके व्यवहार में या उसके कार्य में ये परिवर्तन आएगा। तो यस ये वो लिख के ले जाए, और उसके लिए जो जो चीजें जरूरी है, मान लीजिए कोई टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हैं, उसके लिए अगर आप स्वयं कोई टीएलएम प्रिपेयर कर सकते हैं तो जरूर करें। कोई टीएलएम या मॉडल रेडीमेड मिल सकता है तो जरूर लें। और उसका ध्यान रखें, चाहे तो साथ में ले जाएं अगर वो लोग अनुमति देते हैं तो। यस सर। तो ये बहुत जरूरी है कि कोई भी पाठ पढ़ाने के लिए जो टीएलएम होता है उसका रोल महत्वपूर्ण होता है, और उसका जिक्र भी उस लेसन प्लान में होना चाहिए। और कोई चैप्टर जो पढ़ाया जा रहा है उसको थॉरोली शुरू से लेकर अंत तक शिक्षक पहले इतना अच्छे तरीके से उसको एक बार नहीं 3 बार पढ़ ले, पढ़ने के बाद उसके कठिन अंशों को अंडरलाइन कर ले, और जिनका वर्ड मीनिंग उसे नहीं मालूम है वो डिक्शनरी में देख ले, क्योंकि उसे नहीं मालूम है तो डेफिनेटली बच्चों को भी नहीं जी पता सर। होगा, जी सर। है ना। तो बच्चों के स्तर अभी प्राइमरी की भी तीसरी चौथी का जो 5वीं तक का ईवीएस है, उसमें भी कई शब्द ऐसे आते हैं कि बीएससी करने वाले को भी नहीं डिक्शनरी भाई, देखना यस सर, पड़ता बिल्कुल बिल्कुल सर। है ना। इसलिए आप कोई भी अब बच्चे तो बच्चे हैं, किसी भी शब्द के बारे में पढ़ाते समय कुछ पूछ लिया तो आप निरुत्तर ना हो। इसलिए आप इतनी बेहतर तैयारी करके जाए, और जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, जो शब्दों के मीनिंग भी ले जा रहे हैं, टीएलएम ले जा रहे हैं, छोटे छोटे हॉट क्वेश्चन बना रहे हैं, उनका भी समावेश आपके टीचिंग लर्निंग टीएलएम में होना चाहिए। जी और सर। एक छोटा सा क्लास टेस्ट 10 नंबर का 15 नंबर का जो आप बना सकते हैं, उस पाठ को पढ़ाने के बाद बच्चों ने क्या सीखा वो लर्निंग इंश्योर करने के लिए
वो भी आपके पास होना चाहिए। और देखो टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन हैं वो क्लास वर्क के लिए होना चाहिए, और आपके दिमाग में जो रीजनिंग और थिंकिंग स्किल के जो क्वेश्चन बन रहे हैं उस चैप्टर को लेके, वो आप होमवर्क में दीजिए, क्योंकि वो किसी गाइड में नहीं मिलेंगे, ताकि बच्चे होमवर्क नकल करके नहीं आएंगे। तो आप होमवर्क के प्रश्न भी आपको बना के ले जाना है। प्रश्न बनाना भी अपने आप में एक कला है। उससे पता चलता है कि कितना बढ़िया शिक्षक साबित हो सकता है। अच्छा शिक्षक जो होता है, क्लास को कंट्रोल करने के लिए सबसे बड़े ये तीर और हथियार ये प्रश्न ही होते हैं, जी सर, जी सर। जिनकी वजह से वो अच्छे से अच्छे बच्चे को कंट्रोल कर सकता जी है ना? सर। तो जितनी ज्यादा बेहतर तैयारी होगी, जितने ज्यादा बेहतर टीचिंग लर्निंग मटेरियल होगी, और जितना ज्यादा सहजता के साथ, हाव भाव के साथ वो पढ़ाएगा, नॉर्मल होके बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेवियर करते हुए, बच्चे भी उसके साथ उतना सहज होकर के इंजॉय बात करेंगे। करेंगे, जी सर। है ना? सर बिल्कुल। कुल मिला के मतलब अगर टीएलएम लेसन प्लान अगर वो बना के लेके जाए, साथ में टेस्ट भी जैसा आपने बताया बना के ले जाए, अगर पैनल अनुमति दे तो जरूर उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये बहुत बेहद ही सुंदर बात कही सर आपने। मुझे लगता है कि सर अभी पैनल जब इंटरव्यू प्रिपेयर करेंगे आपकी बात सुनने के बाद, इंटरव्यू में सर वहाँ पे जहाँ पर भी होगा वहाँ पे टीएलएम्स का ढेर जरूर लग जाएगा। अभी ये बात सुनने के बाद सभी जरूर टीएलएम बना के लेके जाएंगे। सर अब कुछ बच्चों का जो है कन्फ्यूजन रहता है, जैसे कुछ ऐसे कैंडिडेट्स भी होते हैं जो ओवर क्वालिफाइड होते हैं, जैसे अभी पीआरटी के लिए वो प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए नेट जेआरएफ पीएचडी तक उन्होंने किया हुआ होता है, तो उनको कई बार मन में ये डर होता है कि वो हमारी क्वालिफिकेशन को देखेंगे और बोलेंगे कि आप तो पीएचडी कर रखी है आपने और आप पीआरटी के लिए हैं। तो ऐसे सवालों से वो कैसे मतलब लड़ेंगे कि आप ओवर बहुत क्वालिफाइड हैं? आसान है, बहुत इस सवालों से लड़ना। सबसे आसान तो इन्हीं सवालों से लड़ना है। जी सर। एक्चुअल में ना, सबसे पहले तो बताना चाहिए सर कि बच्चे को समझना, चाइल्ड की साइकोलॉजी को समझना उतना आसान नहीं है। आप अमेरिका का, कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का, विदेशों का एजुकेशन सिस्टम देख लीजिए। वहाँ प्राइमरी टीचर सबसे हाई क्वालिफाइड व्यक्ति को रखा जाता है, जो ऑलरेडी पीएचडी करके रिसर्च करके आता जी है सर। ना? और सबसे ज्यादा वेतन भी वहाँ प्राइमरी टीचर का होता है। इसलिए तो मैं तो ये ऐसे डेवलप्ड एजुकेशन सिस्टम को ध्यान में रख करके मैंने पीएचडी और अधिक से अधिक ये योग्यताएं हासिल जी की सर। है ना? और ये मेरा दावा है कि सर जो है, जो जितना ज्यादा शिक्षित होता है, उसका जो उसके अंदर उदारता उतनी ही ज्यादा होती है। वैसे ही जिस पेड़ के अंदर जितने ज्यादा फल लगते हैं ना, जी सर, वो वो झुका उतना रहता ही है। झुकाव भी रहता जी है। सर। और किसी भी छोटे बच्चे की पहुंच भी उसी पेड़ तक, फल जी तक सर। बड़ी जल्दी पहुंच जाती है ना? इसलिए अधिक शिक्षा मेरी केंद्रीय विद्यालय को, के बच्चों को ज्यादा अधिक निपुण बनाने में सहायक होगी, है ना? और मैं बच्चों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाऊंगा और उनका अध्ययन कर पाऊंगा, और मैं जो भी विषय समझाऊंगा तो मेरे पास रेफरेंसेस बहुत सारे होंगे, जी है सर। ना? मैं सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति होऊंगा जो अपना उपयोग दिल खोल करके वो धन लुटाने में बच्चों के साथ कर सकता है। जी इसलिए सर। ज्ञान की तो कोई सीमा नहीं है। और केंद्रीय विद्यालय संगठन तो ये कहता है कि किसी भी इंसान को उस बच्चे को समझाने के लिए, सिखाने के लिए आजीवन पढ़ते ही रहना चाहिए। जी ये सर। केंद्रीय विद्यालय मानता है। इसलिए मैंने सर पढ़ने का लिए कहीं ब्रेक दिया ही नहीं, तो सब कुछ होता चला गया, जी पीएचडी सर। तक जी पहुंच सर। जी सर। सर बेहद ही सुंदर बात है, यानी कि इससे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलेगा। सर कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं कि जो अभी जैसे टीचिंग में हैं, लेकिन जैसे ये तो ओवर क्वालिफाइड हो गया या फिर हायर क्वालिफाइड हो गया, लेकिन कुछ लोगों का एरिया ही अलग होता है। जैसे कि कोई प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई करना चाह रहा है, लेकिन उसका जो है जो इंटरेस्ट है वो डांस में है, सिंगिंग में है, या फिर मान लीजिए एक्टिंग में है। तो कभी कभार उनको इस चीज़ की घबराहट होती है। वो सोचते हैं कि अगर जैसे मान लीजिए कोई बच्चा सॉफ्टवेयर वगैरह पढ़ता है, तो वो ये सब बताने में कई बार हिचकता है। वो सोचता है कि अगर मैंने ये बता दिया कि मैं सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग करता हूँ या मैं एक्टिंग करता हूँ, तो सामने वाला ये कहीं ये ना सोच ले कि ये तो बस टीचिंग को या फिर केवी को जस्ट एज अ सीढ़ी इस्तेमाल कर रहा है, कि अब कहीं वो भटक ना जाए। तो अगर टीचिंग के एरिया से अलग अगर इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है, तो क्या उसको ये बताना चाहिए? और यदि वो बताता है तो उसका क्या तरीका होना चाहिए? हाँ देखो, बिल्कुल बता सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि देखो वो उसकी अतिरिक्त योग्यता है, उसकी हॉबी है। अगर वो सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग कर रहा है, डांस में है, ये सब तो सहायक चीजें केवी के लिए भी और अच्छी होगी, क्योंकि नई शिक्षा नीति के तहत ये सब वोकेशनल, लोकल फॉर वोकल में भी माने जाएंगे। जी सर। और वो जो हर स्कूल में एक अलग से एजुकेशन शुरू की जा रही, इसमें वो सहायक होगा। यहाँ तक कि बहुत सारे बच्चे तो अभी पीआरटी में जो आ रहे हैं ना,
बीटेक, जी सर। एमटेक, एमबीए, बीसीए, एमसीए करने के बाद उनको वहां कोई अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, अच्छा पैकेज नहीं मिला, और 8-8 घंटे की नौकरी, और जरा सी बहस हो जाए तो नौकरी से आउट। तो जी उससे सर। ज्यादा तो वो क्या समझ रहे हैं कि अच्छा है बीएड करके एजुकेशन में आए। जी सर। तो कई प्राइमरी टीचर ऐसे हैं केंद्रीय विद्यालय में जो बीटेक वाले भी आ चुके हैं। तो वो उनको बता सकता है कि सर मैंने तो जिस समय मैंने क्लास 12th के बाद में अपने विषय का चयन किया था इंजीनियरिंग की, तो एक बड़ा इस व्यवसाय के प्रति मन में बहुत मान सम्मान और गर्व का अनुभव हो रहा था, और कोई ऐसा अच्छा मार्गदर्शन करने वाला भी नहीं मिला, माता पिता भी यही चाहते थे। इसलिए हमने इस क्षेत्र में अपने भाग्य को आजमाया, और इस भाग्य को आजमाने के बाद हमें आसपास जब जॉब, जितने दिन हम जॉब वेट कर रहे थे और जॉब किया, और बाद में थोड़ा कोरोना के टाइम में जब हमें घर बैठना पड़ा, तो हमने आस पड़ोस के बच्चों को पढ़ाया, गरीब बच्चों को जी पढ़ाना सर। शुरू किया, छोटे भाई बहनों को पढ़ाया। और जब हमने इनको पढ़ाया, और जब हम इनको लगा कि मैं बेहतर तरीके से इनको पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने के बाद ये 80-90% मार्क्स लेके जब वो बच्चे आए, और घर पे आने के बाद हमें उनके चेहरे पर जो खुशी दिखाई दी, तो हमने निर्णय लिया कि ये तो हमने तो ऐसे मतलब शौक शौक में ही पढ़ा दिया था, जी सर। और उसका इतना अच्छा परिणाम रहा, और हमारी वजह से उन बच्चों के चेहरे पर खुशी है जिसको हमने निःशुल्क पढ़ाया। तो जब हम केंद्रीय विद्यालय में आकर पढ़ाएंगे और वही चेहरे पे खुशी बच्चों को देखेंगे, साथ में सैलरी और सारी सुविधाएं भी मिलेगी, तो इससे अच्छी और क्या क्या चीज है बात सर। होगी, इसलिए यस सर। हमने देखा कि ज्यादा सेटिस्फेक्शन, ज्यादा हैप्पीनेस इस प्रोफेशन में, ये हमने फील किया और हम आ गए। जी सर, बड़ा ही सुंदर सर। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये तो ये पता चल गया कि सामने सुनना क्या चाहते हैं, तो ये आंसर प्रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प जी करेगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। सर, बहुत ही धन्यवाद सर। एक सवाल और है सर, मैं क्योंकि सवाल बहुत है, मैं कहीं अगर हाँ। इससे कहीं तकलीफ हो रही है तो मैं माफ़ी चाहूँगा सर। एक सवाल और है हम्म सर, जैसे कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो ट्यूशन पढ़ाते हैं, जैसे अभी हम्म क्योंकि अभी उनकी कोई जॉब नहीं है तो वो ट्यूशन हम्म पढ़ाते हैं और किसी तरीके से घर चलाते हैं या अपनी पढ़ाई चलाते हैं। तो अब उस ट्यूशन को लेकर के सर एक बहुत ही उनके दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है कि ये ट्यूशन पढ़ाते हैं, ये इंटरव्यूअर को बताएं या ना बताएं। क्योंकि जहाँ ट्यूशन पढ़ाना एक खुद के टैलेंट को नर्चर करने को दिखाता है, वहीं दूसरी तरफ बच्चे के लिए एक तरीके से अत्याचार या फिर हमारा जो सिस्टम है उसके लिए भी नेगेटिव साइड को दिखाता है। तो आप अगर शब्द प्रयोग पे थोड़ा ध्यान दें उनको, वो ये नहीं बोले मैं ट्यूशन पढ़ा के पैसे जी कमाता हूँ सर। और घर चलाता हूँ। ठीक है ना। उनको बताए कि मैं स्वयं अभी जॉब में नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने आसपास के विद्यार्थियों को, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, या जिन्हें हमारी सहायता की जरूरत है, जो किसी कोचिंग में बहुत ज्यादा पैसा दे करके नहीं पढ़ सकते, तो उन बच्चों को भी मैं मदद करता हूँ, उनकी सहायता के लिए उनको सिखाता हूँ। और उनको पूरे मनोयोग से जब मैं पढ़ाता हूँ, मुझे भी खुशी मिलती है, उनको भी खुशी मिलती है। तो मैं इस सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है, इसमें मैं खुद भी बहुत सारे रेफरेंसेस बुक्स देखता हूँ, स्टडी करता हूँ, टीएलएम भी मैं बनाता हूँ कि कैसे उन बच्चों को ज्यादा से आसानी से समझाऊं। तो इस प्रक्रिया में मैं खुद टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में मेरे अंदर इंटरेस्ट भी पैदा हुआ, और सहज ही मुझे कई ऑफर भी आए कि भाई आप तो इतना बढ़िया पढ़ाते, रिजल्ट इतना अच्छा है। तो वो कई कोचिंग से भी ऑफर आया, फिर भी हमने कोचिंग ज्वाइन नहीं की, लेकिन बच्चे जो उनकी स्वेच्छा से, अगर उन वो क्षमतावान है तो दे देते हैं, तो मैं मना भी नहीं करता ऐसे गिफ्ट। और क्योंकि मैं भी मेहनत करता हूँ, पैसों की जरूरत सबको होती है, लेकिन मेरा उद्देश्य कभी इसको लेकर के अर्थ कमाना नहीं रहा है, एक जी सर। शिक्षक बनना था, और इसीलिए मैं आया हूँ कि केंद्रीय विद्यालय में इससे बढ़िया और क्या बात होगी। कुल है ना। मिलाकर फिर करके वो सब, क्वेश्चन यस कर सर। सकते हो कि भाई केवी में आ रहा है, फिर तो ट्यूशन नहीं पढ़ाओगे। यस सर, तो यस सर, यही। मुझे मैं उसके बावजूद तो सर, मुझे जब उसकी वेतन वगैरह सब कुछ सुविधाएं जब केंद्रीय विद्यालय में अच्छी है, तो ऑलरेडी रेमेडियल क्लास के रूप में जो भी पढ़ना चाहेगा मैं उसकी मदद करूंगा, चाहे उसे ऑनलाइन पढ़ना है या ऑफलाइन पढ़ना है। और अपने केंद्रीय विद्यालय के बच्चों को तो सर ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, जी सर। क्योंकि जब मैं पढ़ाऊंगा तो सब कुछ मैं क्लास में ही बताऊंगा, तो सवाल ही नहीं है ट्यूशन पढ़ाने का। फिर भी यस किसी सर। बच्चे को पढ़ना है तो स्कूल में 1 घंटा, आधा घंटा हफ्ते में 1-2 दिन का हम रख लेंगे रेमेडियल क्लासेस के लिए। यस सर। सर कुल मिलाकर के सर जवाब देने का जो तरीका है, शायद शायद इसी को अनुभव कहते हैं सर, कि आपकी बातों में जो सरलता है उससे काफ़ी सारी चीज़ें पता चल रही हैं। केवल
आप सर सिर्फ आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, बल्कि आप एक रास्ता दिखा रहे हैं, आप एक दिशा दे रहे हैं, जिसके ऊपर चल के काफ़ी सारे लोगों को उनका जो मार्ग है अब बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। सर अगर आपसे देखो जब बताए ना, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इंटरव्यू पैनल को ये नहीं लगना चाहिए कि ये प्रोफेशनली मतलब कोचिंग पढ़ाने वाला है जी और सर। इसको हमने ले लिया अगर, तो ये तो टीचर, तो ये तो बच्चों को यहाँ कम पढ़ाएगा और कोचिंग पे ज्यादा पढ़ाएगा, है जी ना। सर। तो केंद्रीय विद्यालय का ये मानना है कि जो व्यक्ति स्कूल में नौकरी करने के बाद अगर 3-4 घंटे पढ़ाएगा और वो डिफरेंट टाइप की क्लास पढ़ाएगा, तो फिर उसकी जो ये 3 घंटा का जो समय है, तो उसकी क्षमताएं अपने विद्यालय को के कार्य को डेफिनेटली प्रभावित करेगी। जी सर। जी सर। ये केंद्रीय विद्यालय का मामला है, इसलिए केंद्रीय विद्यालय में ट्यूशन पढ़ाने पर बैन है कि कोई भी टीचर जो है कोचिंग नहीं पढ़ा सकता। जी सर। क्योंकि आप देखो, आप जानते हो, आप तो शिक्षक रहे हो, कि 1 घंटे अगर रोज टीचर को हम रोक लें स्कूल में, जी तो कुछ सर। महीने जब आते हैं, तो वो उसको अपना शोषण फील करता है, प्रताड़ना फील करता है। लेकिन 4 घंटे कोचिंग पढ़ाता है, तो वो उसके पुरस्कार समझता है, कोई प्रताड़ना नहीं होती है ना। तो ये तो पढ़ाने वाले व्यक्ति को अगर 1 घंटा रोक लिया, तो उसे और एनर्जी मिलना चाहिए कि जी देखो सर। मेरे काम को पसंद किया गया इसलिए रोका गया। लेकिन कोचिंग पढ़ाने में उसका सारा काम उल्टा हो जाता है कि 4 घंटे कोचिंग पढ़वा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप देखते हो कि नॉर्मल जो कापियां चेक करवाते हैं ना लोकल एग्जाम की, 9th 11th की, तो वो एक दिन में 20 कॉपी चेक कर दी, 15, तो बहुत बड़ा एहसान हो गया। लेकिन वही ड्यूटी 10th और 12th के लिए सीबीएसई की लग जाए, तो दूसरा बंडल मांगता है शाम होने पे। तो ये एटीट्यूड होता है कि आप अपने आप को, आपने आपने क्या बोलते हैं उसको, आपका परसेप्शन क्या है जी किसी काम के प्रति, सर। ठीक है सर ना। सर ये ये तो चीज। मतलब काफ़ी काफ़ी मतलब आपने बहुत सारी मतलब रियलिटीज़ भी साथ में बता दी हैं। अब सर जैसे हाँ। बहुत सारे साथियों ने आपको देखा है, और अभी जो हमने आपसे बात करी, इतनी बातों से लगा कि सर आप काफ़ी सहज हैं और बहुत अनुभवी हैं। और आपके अनुभव से जब मैं भी इतना सीख पाया हूँ, जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं वो इतना सीख पा रहे हैं, तो जब वो हम्म। आपके विद्यालय में आएंगे, निश्चित तौर पे आपके विद्यालय में भी रिक्तियाँ ज़रूर होंगी और कुछ साथी आपके यहाँ ज़रूर आएंगे, और हो सकता है अगर इस वार्तालाप को देख करके आएँ तो वो आपसे इस बारे में ज़रूर बात करेंगे। और जो आपके विद्यालय में आएंगे, वैसे तो सभी केंद्रीय विद्यालय अपने आप में सुप्रीम है, लेकिन जो आपके विद्यालय में आएंगे वो भी बहुत ज़्यादा सीखेंगे, मुझे ऐसा विश्वास है और आपसे बात करके ऐसा लग रहा है। धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया। अब मैं सर आखिरी में बस आपके आशीर्वाद स्वरूप आप अंतिम अगर कुछ बातें कहना चाहें हमारे साथियों को, तो सर आपका स्वागत है। हाँ, अब देखो, कहने को तो बहुत सारी बातें, लेकिन कुछ में ये थोड़ा सा इतना संकेत जरूर देता हूँ कि आप जब इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू कक्ष में जाएं, आपका इंट्रोडक्शन हो जाए। इंट्रोडक्शन में भी आप बहुत ज्यादा बत्तीबाजी ना करें, टू द पॉइंट बात करें। जिस शहर से आए हैं उसकी कोई खासियत है जो केंद्रीय विद्यालय के लिए भी पॉजिटिव है, तो जरूर आप बताएं। और अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है पीएचडी तक जहाँ भी कर रखी है, उस एजुकेशन के बारे में क्वेश्चन किए जा सकते हैं, तो आप थोड़ा सा देख लें। कम से कम ये तो देख लें कि मार्कशीट में आपने जो पेपर दिए उन पेपर का नाम क्या है। होता क्या है कि वो आपसे पूछ लिया कि एमए का दूसरा पेपर क्या था, तो आप बोले सर बहुत दिन हो गए देखा नहीं, तो समझ जाएंगे कि ये सर क्या हम करने भी वाला समझ गए कि आपने ये सवाल है। किसी से पूछा है। और इसके साथ साथ एक और चीज है कि आपकी गायन में, वादन में, नृत्य में, स्काउट गाइड में, एनसीसी में, भाषण में, वाद विवाद में, बच्चों को कुछ अच्छी चीजें सिखाने में, चाहे कोई भी कला हो, इन सब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में अगर आपका कोई अचीवमेंट है, आपको आता है, तो इनकी चर्चा आप जरूर बताएं कि मैं ये भी विद्यार्थियों के लिए कर सकता हूँ। और बहुत सारी कमेटीज होती है हर स्कूल में, हर कमेटी का कोई एक इंचार्ज होता है। अगर आपने कहीं कोई किसी प्राइवेट स्कूल में कोई ना कोई काम संभाला हो, कोई जिम्मेदारी, तो उसको भी कहीं ना कहीं हाईलाइट करे कि ये जिम्मेदारी मैं और अच्छे तरीके से केवी में आकर के भी कर सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात, आप जो कुछ भी पढ़ाएं उसको बच्चे की जो रियल लाइफ है, रोजमर्रा की जिंदगी में है, आप जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं, सारे के सारे सब्जेक्ट हर बच्चे की, हर इंसान के जीवन से किसी न किसी रूप में व्यावहारिक रूप से कनेक्टेड है। तो आप ये कनेक्शन ढूंढ करके जरूर बताएं, चाहे जो हो।
जैसे मैं लास्ट में ये थोड़ा सा बता दूं कि केमिस्ट्री अगर आप पढ़ाने वाले हैं तो बहुत सारे केमिकल किचन में होते हैं, टॉयलेट में होते हैं, और कुछ केमिकल को आपस में उपयोग करके फिनाइल बनाया जा सकता है, साबुन बनाया जा सकता है, विनेगर बनाया जा जी सर। सकता है। तो वही फार्मूले यूज करके आपका आपका डेली लाइफ में क्या उपयोग हो सकता है ये बताएं। कॉमर्स के टीचर है तो मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, एक माँ जब इस घर का मैनेजमेंट करती है तो कॉमर्स से पढ़ी हुई ना होकर भी कितना बेहतर जी कॉमर्स की सर। लेक्चरर होती है, वो आप बताएं। आप अगर भाषा के शिक्षक है तो ये जरूर बताएं कि एक माँ जो रहती है बच्चे को वो सब कुछ सिखा देती है। वो बोलना, जो जिस बोलने के शब्द को बच्चा लिखना भी नहीं जानता, नहीं स्पेलिंग जानता है, लेकिन बहुत अच्छी तरह से उसके अंदर एटिकेट्स भर देती है, वही माँ की तरह आप शिक्षक बनना चाहेंगे। और एक बात ध्यान रखें कि अपनी औलाद को हम जैसे ध्यान देते हैं, चाहे माँ दे या पिता, वैसा ही ध्यान आप विद्यार्थियों को देंगे। क्योंकि माँ अगर एक्स्ट्रा काम करती है तो उसके लिए कोई अलग से लाभ नहीं मांगती जी है। सर। माँ अगर बच्चे के लिए कुछ कष्ट झेलती है उसको खुश करने के लिए, तो उसे वो कष्ट कष्ट नहीं होते। ऐसे ही एक शिक्षक का जीवन होता है। शिक्षक अगर बहुत ज्यादा अपेक्षाएं करने लगेगा तो फिर उसके शिक्षण का जो प्रभाव है, जो चमत्कार है, वो समाप्त हो जाएगा। तो इसी भावना के साथ आप जाएं, और बाद में भी कभी कोई सेशन अगर हम करेंगे ऐसा जी तो सर। मैं जी बाकी सर। चीजों पे बताऊंगा। तो बिल्कुल काफी श्योर कुछ सर। बता दिया है। अभी जैसे सर थैंक अभी यू। बातें हुई हैं, इसको सभी साथी देखेंगे तो वैसे तो लगभग सभी सवालों के जवाब उनको मिल ही जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर उनकी कोई बातें होंगी तो मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं अपने इस कोई वीडियो भी के प्रश्न कमेंट होंगे, सेक्शन में अपने प्रश्न जरूर कीजिएगा, जो भी कोई भी रेलिवेंट प्रश्न होंगे तो क्वेश्चंस होंगे। सर मैं एक और ये लास्ट में बता जी दूं सर। कि एकदम सिंपल सरल सहज होकर के जाए। ये सोच के जाए कि जो इंटरव्यू में सामने वाला बैठा है ना, वो मेरे ही जैसा व्यक्ति है। और ऐसा भी हो सकता है कि मुझे जितना आता है उसको हो सकता है सामने वाले को ना आए, जी है सर। ना। क्योंकि आप अपने विषय के विद्वान है, जो आपने पढ़ा है, जो आपने समझा है, जरूरी नहीं है कि वो सब उनके जी दिमाग में सर। हो। इसलिए इंसान इंसान सब एक जैसे होते हैं। कल कल झोपड़ी में रहने वाला 3 साल बाद कोई भी आईएएस बन जाता है। आज हमारे देश में ये बहुत मामूली बात हो गई है। जी सर। कल अपने हस्बैंड से पिटने वाली महिला आज बहुत बड़ी ज्वाइंट कमिश्नर बन जाती है, और ऐसे कई एग्जाम्पल हमारे बीच में है। इसलिए जो भी इंटरव्यू में लेने वाला है उसे आपकी तरह एक सामान्य व्यक्ति समझे, और ये समझे कि वो मेरा कोई रिश्तेदार है जिसका स्वागत करना और उससे बात करना और मिलना मेरा फर्ज है। जी तो मैं सर। अपने रिश्तेदार से मिलने जा रहा हूँ, और हो सका तो उनकी जो भी अपेक्षाएं होगी मैं उसको खरा उतरने का जी सर। प्रयास करूंगा। लेकिन मन में जरा सा भी भय न रखें। भय और डर रखोगे तो मामला बिगड़ेगा ही, और जब मामला बिगड़ना ही है तो बिना भय निर्भय होकर के बिगड़े तो आप हमेशा सक्सेस जी सर। रहेंगे। जी ओके। सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। अभी इस वीडियो को देखने के बाद कोई सवाल आपके रहे नहीं होंगे फिलहाल। अगर फिर भी अगर कोई सवाल बनता है जो कि लगता है कि चट्टान जितना विशाल है, तो कमेंट में ज़रूर कहिएगा। हम सभी सवालों की एक कड़ी बनाएंगे, और जैसे कि सर ने हमें प्रॉमिस किया कि एक और सेशन अगर ज़रूरत पड़ी तो हमारे साथ ज़रूर करेंगे। तो उन सवालों की एक कड़ी बना करके हम सर को पुनः इनवाइट करेंगे और उन सभी सवालों पर हम विचार विमर्श करेंगे। फिलहाल सर आपका तहे दिल से धन्यवाद पूरे मेंटल स्टैटिस्टिक्स परिवार की तरफ से और सभी साथियों की तरफ से कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और अपने मार्गदर्शन और अनुभव का आधार हमको दे करके आगे की रणनीति हम कैसे बनाएं उसके अंदर हमको आपने एनलाइटन किया। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। मैं पुनः आपका धन्यवाद करता हूँ।